अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं नाकाबिले फरामोश की एपिसोड नंबर 3। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हर बला से महफूज रखे। ये दुआ है मेरी आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इससे पहले कि हम आज की नाकाबिले फरामोश कहानी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। तो बढ़ते हैं आज की नाकाबिले फरामोश कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा अली अली है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आज भी मेरे दिल में ऐसे बैठा हुआ है जैसे कल की ही बात हो। ये 2010 की बात है, जब मैं बहावलपुर में रहता था। इस वक्त मेरी उम्र लगभग 22 साल थी। मैं और मेरे 2 करीबी दोस्त वकास और बिलाल तीनों इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम तीनों बचपन के दोस्त थे और हर वीकेंड पर कुछ एडवेंचर करने का प्लान ज़रूर करते थे। कभी पहाड़ी इलाकों में जाते, कभी दरिया किनारे कैंपिंग करते। इस बार बिलाल ने एक नया आइडिया दिया। इसने कहा, यार एक पुरानी वीरान हवेली है बहावलपुर से कुछ दूर, क्यों ना वहाँ कैंप लगाएं। सुना है वहाँ कुछ अजीब और गरीब चीज़ें होती हैं। वकास और मैं पहले तो हंस दिए, लेकिन सच बताऊं तो अंदर ही अंदर हम दोनों को भी दिलचस्पी हो रही थी। हमने अगली रात का प्लान बनाया। टेंट, टार्च, थर्मस में चाय, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा स्पीकर। हम तीनों तैयार थे। रात के तकरीबन 10 बजे हम इस्लामाबाद से रवाना हुए। तकरीबन 5 घंटे का सफ़र था। जब हम बहावलपुर के मुसावात में इस हवेली के करीब पहुंचे तो रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वकास ने कहा, यार कुछ अजीब सा माहौल लग रहा है। मैंने मजाक में कहा, अबे डरपोक न बन, चल निकलते हैं। हम गाड़ी से उतरे और टार्च निकाली। हवेली वाकई बहुत वीरान लग रही थी। दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थी, लकड़ी के दरवाजे स्याह हो चुके थे और झाड़ियाँ हर तरफ उगी हुई थी। हमने अंदर कदम रखा। एक बड़ी लॉबी, दाएं तरफ टूटी हुई सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी और बाएं तरफ एक लंबा अंधेरे में डूबा हुआ एक कॉरिडोर। अंदर की हवा में नमी और बोसीदगी की मिली जुली बू आ रही थी। बिलाल ने कहा, चलो लॉबी में कैंप लगा लेते हैं। मैंने लॉबी की निस्बतन खुश्क जगह में अपना कैंप लगाया और चाय निकाली। सब हंस बोल रहे थे, लेकिन सच कहूँ मेरे दिल में कहीं ना कहीं अजीब सा एक खौफ बैठा हुआ था। अचानक बिलाल बोला, अली क्या तुमने अभी कोई आहट सुनी? मैंने चौंक कर कहा, नहीं, कैसी आहट? वकास ने कहा, यार लग रहा है जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। हमने ऊपर नज़र दौड़ाई मगर वहाँ कुछ ना था। हमने एक दूसरे को देखा। माहौल अब पहले जैसा खुशगवार न रहा था। हम तीनों एकदम चौंक गए। वकास ने कहा, यार लग रहा है जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। हमने ऊपर नज़र दौड़ाई मगर वहाँ कुछ ना था। हमने एक दूसरे को देखा। माहौल अब पहले जैसा खुशगवार न रहा था। हम तीनों एकदम चौंक गए, दिल जैसे सीने से बाहर आने वाला हो। बिलाल के हाथ से चाय का कप गिर गया। मैंने फ़ौरन कुछ कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। वकास बोला, यार लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। हमने फ़ैसला किया कि सोने की कोशिश करते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। कुछ देर बाद मैं आधी नींद में था कि अचानक लगा जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है। मैंने आँख खोली तो कोई नहीं था, मगर हवेली की फ़िज़ा बदल चुकी थी। मैंने वकास को जगाया, वकास कोई है यहाँ। बिलाल भी उठ गया, वो डर के मारे काँप रहा था। हमने टार्च उठाई और कॉरिडोर की तरफ चल पड़े। हम जैसे ही कॉरिडोर के आखिर में पहुंचे, एक कमरा था बंद। वकास ने दरवाजे को धक्का दिया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ अजीब और गरीब निशानात थे, जैसे नाखूनों से खरोचे गए हों, और खुद ब खुद एक पुराना लकड़ी का झूला हिल रहा था। बिलाल चीखा, चलो यहाँ से। हम तीनों भागे और लॉबी में वापस आए, लेकिन कैंप गायब था। हमारे बैग्स, चाय, सब कुछ जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने फिर आयत पढ़ना शुरू कर दी। बिलाल रोने लगा और वकास हिचकियाँ ले रहा था। फिर अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक साये ने अंदर कदम रखा।
हम तीनों बस देखते रह गए। वो साया हमारी तरफ पड़ रहा था। मैंने पूरी ताकत से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। वो साया कुछ लम्हे रुका और फिर पीछे हट गया और गायब हो गया। हमने एक दूसरे को देखा और फौरन बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बारिश तो अब भी हो रही थी, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। हम गाड़ी में बैठे, दरवाजे बंद किए और बगैर पीछे देखे शहर की तरफ रवाना हो गए। मुजम्मिल भाई, हम उस दिन वाकई बहुत डर गए थे। जब हम बहावलपुर अपने घर पहुंचे तो हमारा जिस्म बुखार से तप रहा था। सुबह जब आंख खुली तो तबीयत पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। हमने घर वालों को वो सारा वाक़या सुनाया तो मेरे अब्बू ने बताया कि वो हवेली आसेब ज़दा है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग वहाँ से सही सलामत वापस आ गए हो, क्योंकि बहुत कम लोग उस हवेली से बचकर वापस आते हैं। जो भी उस हवेली में गया या तो पागल हो गया या फिर आज तक लौट कर ही नहीं आया। ये था मेरा वाक़या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, आपने अपनी नाकाबिले फरामोश कहानी हमारे साथ शेयर की। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो बढ़ते हैं नाकाबिले फरामोश की एपिसोड 4 की तरफ। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी हमें फ़रूख ने भेजी है, जिनका ताल्लुक दरिया सिंध के नज़दीक किसी गांव चक दौलतपुर से है और ये वाक़या वहाँ के एक पुराने कुएं का है जो अब भी मौजूद है। तो आइए फ़रूख की कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, मेरा नाम खुरम है। ये कहानी 2003 की है। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। मैं अपने नाना के गांव जाया करता था, जो दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। एक छोटा सा गांव चक दौलतपुर के नाम से। वहाँ एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि गांव के बूढ़े भी इसकी उम्र बताने से कासिर थे। इस कुएं के बारे में मशहूर था कि वो आसेब ज़दा है। बच्चे तो इसके करीब भी नहीं जाते थे और बड़े भी इसके बारे में बात करने से कतराते थे। ये वाक़या उस रात का है जब गांव में तूफ़ानी बारिश हुई थी। मैं, मेरे कज़न आदिल और इमरान तीनों छुट्टियां गुजारने गांव आए हुए थे। रात के तकरीबन 12 बजे बारिश थम चुकी थी, मगर फ़िज़ा में नमी और अजीब सी बू फैली हुई थी। आदिल ने शरारत से कहा, चलो कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ वाकई कुछ है या सब बकवास है। मैंने पहले इनकार किया, मगर फिर तजस्सुस गालिब आ गया। हम तीनों टार्चेस लेके निकले। कुआं गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर दरिया के किनारे वाक़या था। अंधेरी रात में जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुएं के गिर्द झाड़ियां उगी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने सफाई न की हो। हम तीनों ने कुएं में झांकने की कोशिश की, टार्च की रोशनी अंदर डाली, मगर नीचे सिर्फ अंधेरा था। कुएं की इंतहा नज़र ही नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई मेरे कान के नज़दीक सांस ले रहा हो, और इसकी गर्म सांस को मैं अपने कंधों पर साफ महसूस कर सकता था। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई ना था। खैर, हम कुएं के अंदर झांकने लगे। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही हो। आदिल ने कहा, यह कोई जानवर होगा। इसने एक पत्थर उठाकर कुएं में इतना शिद्दत से मारा, बस मुजम्मिल भाई, वो पत्थर कुएं में फेंकना था। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। अचानक कुएं से एक जोरदार चीख की आवाज़ आई। वो ऐसी आवाज़ थी जो मेरे कानों के रास्ते सीधी मेरे दिल में उतर गई। इतनी भयानक जैसे किसी ने अंदर से चीख मार कर कहा हो, क्या तुमने हमें जगा दिया? हम तीनों साकत हो गए, दिल जैसे थम गया हो। इमरान के हाथ से टार्च लरज़ के गिरने लगी। मैंने फौरन कहा, वापस चलते हैं, मगर अब देर हो चुकी थी। कुएं से जैसे धुंध निकलने लगी हो, वो धुंध सीधी हमारी तरफ बढ़ने लगी। धुंध में कुछ साए थे, छोटे कद के, मगर आंखें चमकती हुई जैसे दहकते कोयले हों। हम पीछे हटने लगे, मगर हमारे पाँव जैसे ज़मीन में धंसने लगे हों। इमरान ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, मुझे पकड़ रहा है कोई। मैंने और आदिल ने इसे ज़ोर से खींचा और किसी तरह इसे निकाला। मुजम्मिल भाई, उसके पाँव तकरीबन घुटनों तक ज़मीन में धंस चुके थे।
ہم تینوں اسے نکال کر دیوانوں کی طرح واپس دوڑے۔ جب ہم گھر پہنچے تو عمران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور زبان بند ہو چکی تھی۔ 2 دن تک وہ بول نہ سکا۔ نانا جی نے اس پر دم کیا اور بہت دیر قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے۔ انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ دوبارہ کبھی اس کنویں کے پاس مت جانا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بچپن میں بھی کچھ لڑکے اس کنویں کے پاس گئے تھے اور ان میں سے ایک لڑکا غائب ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ کنواں اصل میں ایک پرانی عبادت گاہ کے اوپر بنایا تھا۔ وہاں کچھ موجودات رہتی ہیں جو جاگتی ہیں جب انہیں تنگ کیا جائے۔ آج بھی جب کبھی بارش ہوتی ہے میں دریا کے کنارے اس کنویں کی آواز سن سکتا ہوں، جیسے وہ اب بھی میرا نام لے کر بلا رہی ہو۔ مزمل بھائی، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہم سے شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی کہانی ہمیں جنہوں نے شیئر کی ہے انہوں نے کسی وجہ سے اپنا نام شیئر نہیں کیا۔ خیر، یہ واقعہ اڈیالہ جیل کا ہے جہاں کسی جرم کی وجہ سے انہیں بھیجا گیا اور وہاں ان کے ساتھ کچھ پراسرار واقعات ہوئے، یہاں تک کہ انہیں پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا گیا، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب ان کا پاگل پن نہیں، حقیقت میں ان کے ساتھ گزری ایک ناقابل فراموش داستان ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں ایک باپ تھا، رکشہ چلاتا تھا، 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ میری دنیا بس ایک 14 سالہ بیٹی ہانیہ میں سمائی ہوئی تھی۔ میری بیوی کے ساتھ میری طلاق ہو چکی تھی۔ ہانیہ اور میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک گیمز کی شاپ تھی جہاں محلے کے سارے آوارہ لڑکے گیمز کھیلنے آتے تھے۔ نشہ کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ ان میں ایک لڑکا تھا جو مجھے لگتا تھا کہ شاید ہمیشہ ہانیہ پر غلط نظر رکھتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ ہانیہ سے دور رہا کرو، مگر اس کے تو کان پر جوں بھی نہ رینگی۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو وہ لڑکا میرے گھر کے سامنے ہانیہ سے بات کر رہا تھا۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے بھی فوراً لڑائی شروع کر دی۔ خیر، ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ میں زمین پر گرا تو میرے ساتھ ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ اینٹ اٹھائی اور اس لڑکے کے سر پہ دے ماری۔ آگے کا حال مت پوچھیں مزمل بھائی، بس اس منحوس لمحے کو میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ خیر، اس لڑکے کی موت ہو گئی۔ محلے والوں نے شور مچا دیا، کسی نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آ گئی، مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر مجھے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں مجھے 20 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے لاہور سے راولپنڈی اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں سانس بھی شمار کی جاتی ہو، جہاں دیواروں پر کفن کی طرح خاموشی لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے بیرک نمبر 8 میں رکھا گیا۔ میں ہر رات بیٹی کو یاد کرتا اور روتا اور سوچتا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہاں جیل کی عادت ہو چکی تھی۔ کافی قیدیوں کو بھی میں جان چکا تھا اور بہت سے قیدی مجھے بھی جان چکے تھے۔ خیر، ایک دن جیل میں ایک سینئر قیدی نے مجھے بلایا اور کہا، آ کر میرے پاؤں دباؤ، نہیں تو پیسے دو۔ میں اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ رسید کر دیا۔ میں نے بھی آگے سے لڑنا شروع کر دیا۔ جب تک پولیس بیرک میں پہنچی تب تک ہم دونوں خون میں نہا چکے تھے۔ جیل کے باقی قیدیوں سے گواہی لی گئی، لیکن سب نے اس سے ڈر کر میرے خلاف گواہی دے دی۔ میں ہکا بکا ہو کر سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خیر، مجھے پھر جیل کے سینئر سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے مجھ سے میرا جرم پوچھا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ پھر اس نے مجھے سزا کے طور پر سزائے موت کے قیدیوں کے سیل میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی 2 دن تک کھانا نہ دینے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ سیل نمبر 13، وہ جگہ جہاں صرف وہی جاتے ہیں جنہیں سزائے موت سنائی جاتی ہو، مگر مجھے وہاں سزا کے طور پر رکھا گیا۔ نہ کھانا، نہ پانی، نہ انسان، صرف میں اور میری سانسیں۔ دروازہ بند ہوا اور پھر میں نے پہلی رات سنا کوئی دیواروں کے پیچھے سرگوشی کر رہا ہے۔ میں کانپ گیا۔ پھر دروازے کے نیچے سے ایک سایہ گزرا اور دیوار پر ایک جھولتی لاش کا عکس بنا۔ اوف مزمل بھائی، اس ٹائم تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چیخنے لگا، چلانے لگا، مگر دور دور تک مجھے کسی انسان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جیل میں صرف اندھیرا اور میرے سر پر جھولتا ایک بلب۔
उफ, मैं आपको क्या बताऊं। खैर, किसी तरह से पहली रात मेरी गुजरी। दूसरी रात मैं भूख से नीम मुर्दा था। फिर मैंने दीवार पर तहरीर देखी, खून से लिखी हुई। मैं एकदम चौंक गया। मैंने गौर से पढ़ा। मैंने करीब होकर गौर से पढ़ा तो वहाँ जो तहरीर लिखी थी वो किसी और ज़बान में थी। मैं उसे पढ़ ना सका। खैर, मैं बेकाबू हो गया, दरवाज़ा पीटा, चीखा। फिर अचानक वो आई, वो बच्ची, वो हानिया की उम्र की थी। अब्बू, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? फिर वो धुन बनकर गायब हो गई। बस मुज़म्मिल भाई, लोगों को ये बात हकीकत नहीं लग रही होगी, लेकिन मेरे साथ जब ये हो रहा था तो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा। खैर, दूसरी रात भी गुजरी। तीसरे दिन मुझे सल में बेहोशी की हालत में पाया गया। मेरे कपड़े गंदे थे, चेहरा जर्द, आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। खाली मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो बच्ची, वो अंदर है, वो सच है, मैं पागल नहीं हूँ। फिर मुझे पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। 15 साल, दवा, चीखें और खामोशी। दीवारों पर हर रोज़ वही तहरीरें लिखती और वही एक सवाल मेरे कानों में सरगोशी करता। खैर, 2021 में मैं रिहा हो गया। दुनिया ने मुझे कहा कि तुम पागल हो गए थे, लेकिन मैं जानता हूँ मैं पागल नहीं था। मुज़म्मिल भाई, ये सब मेरे साथ हकीकत में हुआ था। मुज़म्मिल भाई, ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हर बला से महफूज रखे, आमीन। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।